शुभ संध्या मित्रों। मैं कुलदीप सर अपने इंस्टीट्यूट @ लक्ष्य एकेडमी में आप लोगों का भरपूर स्वागत करते हैं और संध्या का नमस्कार करते हैं। आज हम शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के बीच रख रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीधे सीधे लाभ पहुंचाएंगे। ऐसे प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए आज हम ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो सीधे प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे और हर प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार पुलिस, बिहार टीचर में काम आएंगे। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मानक हिंदी। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है ए में साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, बी में है साधारण बोलचाल की भाषा और सी में है आपको शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, डी में केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। केवल जहाँ रहेगा वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए केवल वाला को कभी भी सही नहीं माना जाएगा। तो मानक हिंदी हम उसे कहेंगे साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। साहित्य की जो पुस्तकें लिखी जाती है उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह मानक हिंदी कहलाता है। अर्थात प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हुआ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न रही अगला, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2 कहते हैं संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ से द्रष्टव्य होता है? द्रष्टव्य मतलब देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है उपनिषद, सी में है रामायण और डी महाभारत है। इसका सही जवाब आप खोज के बताएं। इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है लौकिक संस्कृत, बी में है पाली, सी आर्य भाषा और डी देव भाषा। तो इसका सही जवाब आप लोग बताएं। इसका सही जवाब होगा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को लौकिक संस्कृत कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, देख रहे हैं स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 4 लिखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा की आपको लिपि बताना है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, बी में ब्राह्मणी, सी में देवनागरी, डी में ख्रिस्टी। इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब देवनागरी लिपि होगा। आप लोग इसका सही जवाब देवनागरी लिपि देंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये जो अपना देश है भारतवर्ष, उसमें आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? ए नंबर ऑप्शन है राजभाषा, बी नंबर है राष्ट्रभाषा, सी में विभाषा और डी में तकनीकी भाषा। तो हिंदी को हम लोग कहीं कहीं राष्ट्रभाषा भी मिलता है, लेकिन इसमें अपवाद है, क्योंकि आज़ादी के बाद निर्णय लिया गया था कि हिंदी को आज़ादी के 15 वर्षों के भीतर इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन आज तक हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन चुकी है, यह सिर्फ राजभाषा बनकर रह गई है। अर्थात भारतवर्ष में हिंदी को आप राजभाषा के अंतर्गत में रखेंगे।
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान की 8वीं अनुसूची, ये 8वीं अनुसूची महत्वपूर्ण है, भाषा संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी? ऑप्शन नंबर ए में है 14, बी में 16, सी में 17, डी में 18। इसका सही जवाब इसमें नहीं है, लेकिन नोट में लिखा गया है। वर्तमान में यह संख्या 22 है। ऑप्शन पर अगर जाएंगे तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब 22 भाषा होगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, कुल 22 भाषा की चर्चा की गई। पहला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर। यह प्रश्न रहा है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहते हैं, देवभाषा कौन सी भाषा है? देवभाषा कौन सी भाषा है? देवभाषा मतलब होता है देवी देवताओं द्वारा बोले जाने वाली भाषा। देवी देवता जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे देवभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, बी में पाली, सी में संस्कृत और डी में खड़ी भाषा। तो देवी देवता हमेशा संस्कृत भाषा में लिखते हैं, इसीलिए प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हुआ। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें लिखी है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, यानी कहाँ हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? इसका सही मीन्स आता है हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से? ऑप्शन नंबर ए में है लौकिक संस्कृत, बी में है पाली प्राकृत, सी में है मागधी अपभ्रंश, डी में वैदिक संस्कृति। इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। हिंदी भाषा का जन्म इसमें हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा लौकिक संस्कृत से। 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हुआ। हिंदी भाषा का जन्म लौकिक संस्कृत भाषा से हुई है। अगला प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है और यह प्रश्न कहती है निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं पूछा गया। नहीं वाला प्रश्न हम लोगों को बहुत ज़्यादा फंसाते हैं। तो ए नंबर में है एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ण चिन्ह होता है, ये सही बात है। कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, कुछ और नहीं, ये लगता है नेगेटिव। सिम है जैसा उच्चारण वैसा लिखना, ये भी सही है। डी में स्वर व्यंजनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, स्वर व्यंजनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण होता है। तो जहाँ नहीं है तो नहीं के भाई नहीं लगेगा और ना का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ वर्णों का उच्चारण होता है लेकिन यहाँ लिख दिया है नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है और 9 का सही जवाब बी लग जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 कहते हैं संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप? संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 6, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 24। इसका सही जवाब देना है आप लोगों को। इसका सही जवाब खोजें तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। संस्कृत भाषा में कुल 24 शब्द रूप होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 है और 11 प्रश्न नंबर कहते हैं कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द? ये हिंदी जो है कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब देना है
हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग एक बार सोचें और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। संस्कृत ऑप्शन नंबर ए, बी में फारसी, सी में उर्दू, डी में प्राकृत। ये जो है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा से हिंदी आई है। 11 नंबर आंसर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 लिखी हुई है कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन इसका कथन के बारे में पूछते हैं या किसी विद्वानों का होगा। यानी कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर भाषा परंपरा का नाम है। ऑप्शन में है ए नंबर में हरदेव बाहरी, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में रामविलास शर्मा, डी में रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही यह कथन कहे थे। अर्थात 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा और इस प्रश्न में लिखी हुई है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। इसका सही जवाब खोज के देना है आप लोगों को। इसका सही जवाब क्या होगा। ए में है खरी बोली, बी में ब्रज, सी में अवधि और डी में पाली। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। इसका सही जवाब पाली हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आया। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहते हैं पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश हुआ। पंजाबी भाषा का जन्म ऐसे पंजाबी भाषा जो है खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन लिपि नहीं पूछे हैं। यहाँ पूछा गया है कि पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश हुआ है। ए नंबर पैसाची, बी सौरसेनी, सी अर्धमादी, डी बराचर। इसका सही जवाब होगा पैसाची। पंजाबी भाषा पैसाची भाषा का अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है और प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब ढूंढना है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी। भारत की प्रथम देश भाषा ए नंबर में है पाली, बी में संस्कृत, सी में प्राकृतिक, डी में इनमें से कोई नहीं। इसे आप लोग खोजें, 1 मिनट तक ध्यान से देखें इसका सही जवाब क्या होगा। पेज पर है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। इसका सही जवाब पाली हो जाएगा। पाली से प्राकृत बना, फिर प्राकृत से फिर हिंदी बना, अर्थात सबसे पहले पाली का ही उद्भव हुआ है, इसलिए भारत की प्रथम देश भाषा पाली हुआ। प्रश्न नंबर अगला चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न गिरियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी किसे कहा। गिरियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है। ऑप्शन नंबर ए में खरी बोली, बी में दक्षिणी हिंदी, सी में अवधि, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब खोजेंगे आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा। देसी हिंदुस्तानी। इसका सही जवाब ए में हो जाएगा खरी बोली। गिरियर्सन ने खरी बोली हिंदी को देसी हिंदुस्तानी कहा है। 16 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न का कह रहे हैं कि भाषा साधन है, यानी भाषा किसका साधन है। भाषा किसका साधन। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का साधन, बी में बोलने का साधन, डी में लिखने का साधन, सी में लिखने का साधन, डी में अभिव्यक्ति का साधन। इसका सही जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति का साधन। यानी हम
भाषा के माध्यम से किसी को कुछ बोल सकते हैं या किसी की बात सुन सकते हैं। अपनी मन की बातों को अभिव्यक्त करने का यह साधन है भाषा, चाहे जो भी भाषा हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, सभी भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। प्रश्न नंबर 18 लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में लिखी है ब्रजबुली। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। एम है पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। इसका सही जवाब खोजें। इसका सही जवाब हो जाएगा पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली नाम से जानते हैं। पुरानी बांग्ला भाषा को ब्रजबुली नाम से जानते हैं। 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। और हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न कहते हैं कि ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ब्रज भाषा हिंदी से उत्पन्न हुई है और हिंदी ही ब्रज भाषा से उत्पन्न हुई है। ब्रज भाषा जो है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ब्रज भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी, क्योंकि यह हिंदी का ही रूप है। 19 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं 20 में। प्रश्न नंबर 20 कहते हैं कि ब्रजभाषा का उद्भव हुआ। ब्रजभाषा का उद्भव किस अपभ्रंश हुआ है? ए में मागधी अपभ्रंश, बी में कौरवी अपभ्रंश, सी में प्राकृत अपभ्रंश, डी में शौरसेनी अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब आप लोग खोजें। ब्रजभाषा का उद्भव, ब्रजभाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश। ब्रजभाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 21 में है लिपि किसे कहते हैं? क्या है लिपि? ऑप्शन नंबर ए में भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। बी में किसी भी लिखित भाषा को कहते हैं। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिपि जो है भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए एक चिन्ह की व्यवस्था है। अगला प्रश्न लेंगे। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी था। और 22 नंबर प्रश्न है। और 22 नंबर प्रश्न में लिखी है किस अपभ्रंश को अवहट के नाम से जाना जाता है? किस अपभ्रंश को अवहट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में प्राचीन अपभ्रंश, बी में मध्यकालीन अपभ्रंश, सी में उत्तरकालीन अपभ्रंश और डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग सोच करके इसका आंसर बनाएं। 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तरकालीन अपभ्रंश। आगे रखेंगे। 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 नंबर प्रश्न में लिखी है निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ये कन्नौजी, बांग्रो, तेलुगु, अवधी। कन्नौजी आती है, ये सही है। बांग्रो भी आती है और अवधी भाषा भी हिंदी का ही रूप है, हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नहीं पूछा था, इसलिए प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलुगु। अगला प्रश्न स्क्रीन पर चलाइए। 24 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कहते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी भाषा कहते हैं? श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी भाषा कहते हैं? श्रीलंका में कौन सी भाषा को
मागधी भाषा कहते हैं। इसको ध्यान से देखना है। ए नंबर है प्राकृत, बी में संस्कृत, सी में पाली, डी में सोरसिंह। श्रीलंका एक भारत का पड़ोसी देश है और श्रीलंका में जो है मागधी जो पाली भाषा का, श्रीलंका में पाली भाषा को मागधी के नाम से जानते हैं। 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है उपनिषदों की संख्या कितनी? उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए नंबर में 106, बी में 108, सी में 110 और डी में 112। इसका सही जवाब खोजना है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है, अर्थात 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 26 है और प्रश्न नंबर 26 कहते हैं वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है? यानी वर्ण को मिला देने पर जिसका सही सही अर्थ निकल जाए उसे क्या कहते हैं? ए नंबर में वाक, बी में शब्द, सी में वर्ण समूह और डी में वक्तव्य। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से जो शब्द बनता है उसको शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। परिभाषा सही अब स्पष्ट हो गया, अर्थात वर्णों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 27। ये प्रश्न नंबर 27 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? इससे पहले जो हम शब्द पढ़ाए थे उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज यानी शब्दों के सभी भेदों को विस्तार रूप से बताए हैं। आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, तब ऐसे प्रश्नों का सही सही जवाब आसानी से दे पाएंगे और त्रुटि रहित जवाब होगा। तत्सम हम लोग जानते हैं कि वो ऐसा शब्द जो हिंदी में हूबहू संस्कृत से लिया गया है, यानी संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। तो संस्कृत का मूल शब्द इसमें कौन है? कलम नहीं है, पीर नहीं है, अच्छी। ये सुन, अच्छी जो है, अच्छी संस्कृत का शब्द है, इसको हिंदी में जैसे तैसे लिख दिया गया है, अर्थात हिंदी और संस्कृत में एक समान व्यवहार किया जाता है, उसे ही तत्सम कहते हैं। 27 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। यहाँ भी पूछा गया है तत्सम कौन सा? इसमें तत्सम कौन है? वार्ता, बोली, कटोरा, खटिया, ये ऑप्शन है। तो वार्ता, संस्कृत में भी वार्ता बोलते हैं और वहाँ विसर्ग खत्म होकर वार्ता आ जाती है हिंदी में। 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, वार्ता। वार्ता जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न और 29 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव? तो शब्द के भेदों में हम बताए थे तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तत्सम का तद्भव कहते हैं, यानी तत्सम का जो बिगड़ा रूप है उसको तद्भव कहते हैं। तो इसका सही जवाब ए में मूल्य है, बी मुख है, सी में मुंह है और डी में चेहरा। इसका सही जवाब खोजना है। इसका सही जवाब मुख हो जाएगा। मुख को इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी मुख नहीं होगा, मुंह हो जाएगा। मुख संस्कृत में आता है, उसका बिगड़ा रूप है मुंह, तो मुंह जो है तद्भव हो जाएगा। मुख रहता तो तत्सम हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा है तद्भव, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में चलते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ भी तद्भव पूछा गया है। ए में पेट, बी में लोटा, सी में डोरी और डी में हाथ। इसका सही जवाब खोजना है, तो इसका सही जवाब हाथ हो जाएगा। हाथ जो है तद्भव है। इसका हस्त होता है संस्कृत में, हस्त का हाथ, हाथ हो गया तद्भव। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 31।
इसमें भी पूछा गया है तद्भव। इसमें ऑप्शन के आधार पर खोजना है तद्भव कौन है। पुत्र, लोटा, कीमत, पलंग। पुत्र तो नहीं होगा क्योंकि संस्कृत का शब्द है, लेकिन पलंग, पर्यंग का विग्रह रूप पलंग होता है, अर्थात पलंग जो है तद्भव शब्द हुआ। 31 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। ये तत्सम खोजना है अगली बार फिर, यानी कि जो शब्द संस्कृत में थे उसी को थोड़ा बहुत चेंज करके हिंदी में ला दिया गया, उसी को तत्सम कहेंगे। यहाँ कटोरा तो नहीं होगा, कर्पूर, कबूतर, कोयल। इसमें से खोजना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, कपूर। कर्पूर का कर्पूर होता है, इसका संस्कृत में कर्पूरा होता है, इसको यहाँ कर्पूर लिख दिया गया। तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न रहा 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन सा शब्द योगरूढ़, कौन सा शब्द योगरूढ़ है। ये भी शब्द का ही भेद है। योग, योगिक, योगरूढ़। योग, योगिक, योगरूढ़। परिभाषा से हम लोग जाने थे कि वह शब्द जो अपने अर्थ को छोड़ करके, अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, उसे हम योगरूढ़ कहते हैं। विद्यालय नहीं होगा, इसमें खोजना है लंबोदर, स्वर, नीतिवान। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबोदर। ये अपना सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है। लंबोदर जो है गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लंबोदर का अर्थ होता है जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो। उदर मतलब पेट होता है, यानी जिसका पेट लंबा होता है उसको लंबोदर कहते हैं, और वह गणेश जी है। 33 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 है। इसमें भी पूछता है कौन सा शब्द योगरूढ़ है। इसमें से खोजना है योगरूढ़। रात्रि, मित्र, चंद्रशेखर, छल, छल छन। ए में है रात्रि, बी में है मित्र, सी में चंद्रशेखर, डी में छल छन। तो सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करने वाला ये शब्द है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कहते हैं जिसके सिर पर चंद्रमा, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर। चंद्रमा किसके सिर पर होता है, शंकर भगवान, अर्थात हम इसको क्या कहते हैं, भोलेनाथ। भोलेनाथ के सिर पर चंद्रमा होता है, अर्थात चंद्रशेखर जो है योगरूढ़ है। अगला प्रश्न लेते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।